मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू व कश्मीर, अपनी एक तहरीर करदा कहानी पिंजरे में मोरनी पेश कर रहा हूँ। ये कहानी 2 किस्तों में है। मैं इसकी पहली किस्त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपसे गौर से सुनेंगे। नरेश चंद महकमा एक्साइज में बहसीत इंस्पेक्टर सुबुकदोश हो चुके थे, मगर इसके बावजूद वो 40 साल के नौजवान मालूम होते थे। घने सिया बाल, घटीला बदन, मुनासिब जसामत, मयाना कद, भरे भरे गाल और बहुत हद तक पुर्रौनक चेहरा देखकर कोई भी उन्हें रिटायर्ड आदमी मानने को तैयार न था। और जब किसी को उनके बारे में उन्हीं की ज़बानी ये मालूम हो जाता कि वो अपने महकमे से सुबुकदोश हो चुके हैं, तो सुनने वाले को ताज्जुब व अफसोस होता। दरअसल नरेश चंद की सेहत व तंदुरुस्ती का राज इस बात में मुज़मर था कि उन्होंने एक्साइज महकमे में रहते हुए कभी भी शराब को मुँह नहीं लगाया था और ना ही उन्होंने सिगरेट, तंबाकू का बोसा लिया था। इन चीज़ों के बदले देसी घी, दूध, मक्खन, पनीर, गोश्त और हरी सब्जियां खाने के आदी थे। सुबह बिस्तर से उठने के फ़ौरन बाद बिला नागा 1 घंटे तक वर्जिश करते और उसके बाद नाश्ता करके दफ्तर चले जाते। दूर दराज पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे। उनका घर एक ढलवान सी जगह पे वाक़ था, जहाँ बिजली, पानी और सड़क वगैरह की कोई सहूलत ना थी। उनके घर के आसपास थोड़े थोड़े फासले पे चंद घर आबाद थे जो गरीबी और कसम पुरसी की हालत में सांस ले रहे थे। नरेश चंद के 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़े बेटे का नाम खुशहाल चंद था, जो इंतहाई खूबसूरत और BA करने के बाद महकमा डाक उतार में मुलाजिम हो गया था। छोटे बेटे का नाम ध्यानचंद था, जो मैट्रिक में फेल हो चुका था। वो घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक कस्बे में रेहड़ी चलाकर फल और सब्जियां फरोख्त करता था। नरेश चंद की बीवी राम दुलारी खेती बाड़ी और ढोर डंगरों की खिदमत करते करते अपना सब रूप स्वरूप खो चुकी थी। ज़मीन काफ़ी थी, जिसे जोतने के लिए मंडी से सफ़ेद और काले रंग के 2 बैल खरीद लाए थे। बैलों के अलावा एक जर्सी गाय भी थी, जो एक भैंस के बराबर चारा खाती थी। नरेश चंद कभी खुद और कभी किसी मजदूर से खेती बाड़ी का काम करवाते थे। मकान बराए नाम 3 मंजिला था, जिसकी दीवारें कच्ची और अपने अंदर सैकड़ों पेचो खम रखती थीं। मकान पे अगरचे एल्युमिनियम की चादरें जड़ दी गई थीं, मगर बेतरतीब और बेज़ाब्ता होने की वजह से बारिश का पानी अंदर आ टपकता था। घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रहनी चाहिए और कहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, ये सलीका घर के किसी भी फर्द में नहीं था। बस कमाओ और खाओ उनका मकसद हयात बन के रह गया था। उनके घर के चारों जानिब अमलूक, अखरोट और बंज के पेड़ कई बरसों से इस्तादा थे, जिनकी घनी छाँव से दिन को भी शब की सियाही का समा मालूम होने लगता था। अमलूक के पेड़ों में जब बूर आना शुरू होता तो उनके करीब से गुजरना सख्त मुश्किल हो जाता। नरेश चंद की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये थी कि वो इंतहाई लालची थे। लालच, जिसके बारे में वो अक्सर सुन चुके थे कि लालच बुरी बला है, मगर खुद उनके अंदर लालच का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। हर अच्छी बुरी चीज़ को हासिल करने की उमंग उन्हें चैन से जीने ना देती थी। उनकी हिरस का ये आलम था कि हर वक्त 99 के फेर में रहते थे। हर साल हज़ारों रुपए के अखरोट और अमलूक बेचते थे और ज़रूरतमंदों को रुपया सूद पर देते थे। हिरस के साथ साथ उनमें रज़ालत भी पैदा हो गई थी। बेदरेग रुपए खर्चना तो दरकिनार, अहम ज़रूरत के मौके पर भी रुपए खर्चते वक्त उनके हाथों में कपकपी सी होने लगती। यूँ मालूम होता था कि वो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए कि कायल हैं। नरेश चंद ने अपने बड़े बेटे खुशहाल चंद की शादी एक मतवस्त ख़ानदान में कराई थी। लड़की 10वीं तक पढ़ी थी, मगर काफ़ी सीधी सादी और कोई ज़्यादा खूबसूरत ना थी। बस खूंटे पर बंधी गाय की मानद थी। जहेज़ में लगभग ज़रूरत के हर एक चीज़ साथ लाई थी। शादी हुए तकरीबन 6 बरस हो गए थे। इन 6 बरसों में उसने 2 बच्चियों को जन्म दिया था। काफ़ी कम ज़ुबान थी। ससुर सास की इज़्ज़त और खिदमत इस तरह करती थी जिस तरह एक वफ़ादार बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करता है। नरेश चंद अब अपने छोटे बेटे ध्यानचंद की शादी शहर में किसी अमीर बाप की बेटी से करवाने के मुतमन्नी थे कि जहाँ से उन्हें एक तो मुँह मांगा जहेज़ मिले और दूसरा उनकी अपनी 2 जवान बेटियों के रिश्तों की कोई सूरत निकल आए। काफ़ी तगदो के बाद एक
रोज़ नरेश चंद के हमजुल्फ वकील सिंह ने शहर में ध्यानचंद के रिश्ते की बात करपाल सिंह छेड़ी। करपाल सिंह महकमा मैदनियात में एक ऑफिसर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे चुके थे। रिटायर्ड हुए अभी 2 ही साल हुए थे। उनकी 5 बेटियां और एक बेटा था। शहर के वस्त में उनकी अपनी हवेली थी। धन दौलत की इनके पास कोई कमी ना थी, मगर जब कभी उनकी नज़र अपनी जवान होती 5 बेटियों पर पड़ती तो उन्हें अपने वजूद में ऐसी जुम्बश मालूम होती कि जैसी जलजले के वक्त होती है। अपने आप को हिम्मत और हौसला देने के बावजूद उन्हें यूँ महसूस होता कि जैसे उनकी ऊंची हवेली मिस्मार होकर उनके वजूद को सफ़ाए हस्ती से मिटा रही हो। उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम चंचल रानी था, जो हिंदी में एमए कर चुकी थी। काफ़ी हसीन थी, बूटा कद, घनेरी लंबी सिया जुल्फ़ें, झील सी आँखें, गुलाबी चेहरा, सतवा नाक, सुराहीदार गर्दन, मोतियों की तरह चमकीले दांत, गोरी बाहें, मखरूती उंगलियां, गुलाब की पंखड़ियों ऐसे होंठ, गदराया हुआ बदन और दिलकश अदाएं। गर्जे कि वो सरतापा कुदरत का एक हसीन शाहकार मालूम होती थी। जिस किसी को भी नज़र उस शाहकार पे पड़ती तो उसके अंदर ये तमन्ना मचल उठती कि वो उसे देखता ही रहे। उम्र 21 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। करपाल सिंह और उसकी बीवी रूपवती से नींद की देवी रूठ चुकी थी। दोनों बड़ी बेटी चंचल रानी के हाथ पीले करने की फिक्र में घुले जा रहे थे। चंचल की छोटी बहन भी जवान हो चुकी थी। बेटा सबसे छोटा था। दोनों मियाँ बीवी फ़िलहाल अपनी बड़ी बेटी के लिए कोई मुनासिब रिश्ता ढूंढ रहे थे। दोनों को इस बात का शदीद एहसास था कि शहरों में बेटियों वाले हर तरह से परेशान रहते हैं और कई खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता लड़कियां भी मुनासिब रिश्ता ना मिलने की वजह से बूढ़ी हो जाती हैं, जबकि शहरों के बरक्स देहातों में पढ़ी लिखी लड़कियों को काफ़ी इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। और फिर यूँ भी माहौलियाती और माशरती एतबार से देहातों की ज़िंदगी बहुत हद तक पुरसुकून और खुशगवार होती है, जबकि शहरी ज़िंदगी हादिसों और हंगामों की ज़िंदगी होती है, जिसमें हर कदम पे ताफुन और घुटन का एहसास होता है। गोया दोनों देहात की ज़िंदगी को शहर की ज़िंदगी पर तरजीह देते थे। यूँ भी करपाल सिंह ने अपनी सर्विस के दौरान कई देहातों, ऊंचे पहाड़ों और संगलाख चट्टानों का करीब से मुशाहिदा किया था। वो मौसम बहार की एक सुहानी और मसरूर कुन शाम थी। मशरक़ से चलने वाली पुरवाई करपाल सिंह के वसीलान में खिले मोतिया, चमेली, गुलाब और रात की रानी के फूलों से अटखेलियाँ कर रही थी। करपाल सिंह अपनी बीवी रूपवती के सामने कुर्सी पे बराजमान एक मकामी अखबार का मुताला करने में मसरूफ़ थे कि अचानक उनकी नज़र एक सनसनीखेज़ खबर की सुर्खी पे पड़ी। ससुर, सास और देवर के तानों से तंग आकर एक औरत ने दरिया में कूद कर खुदकुशी कर ली। मज़ीद जहेज़ का मुतालबा खुदकुशी का बाइस बना। खबर पढ़ने के बाद करपाल सिंह के चेहरे पे मायूसी के आसार उभर आए। आलमी अफसरदगी में ही उनकी नज़रों के सामने उनकी 5 बेटियों के खूबसूरत चेहरे यके बाद दिगरे उभरने लगे। उनके दिमाग में बार बार ये सवाल उभर रहा था कि आने वाले वक्त में मेरी बेटियों को भी इस जहेज़ की लानत का अजाब झेलना पड़ेगा। उनसे रहा नहीं न गया। उन्होंने अखबार की खबर अपनी बीवी रूपवती को भी सुनाई। उन्होंने कहा, रूपवती, उफ, बहुत बुरी खबर पढ़ी। क्या बुरी खबर पढ़ी? रूपवती ने चौंक कर पूछा। ये कि जहेज़ के लालचियों ने किसी की बेटी को ज़िंदगी से हाथ धोने पर मजबूर किया। ससुर, सास और देवर जहेज़ कम लाने पर ताना देते थे और उस बेचारी ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। हाय राम, मैं सोचती हूँ आखिर ये लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद इतने मूर्ख क्यों हैं? क्या लड़के वाले इतने कंगाल होते हैं कि वह हर एक चीज़ लड़की वालों से हासिल करना चाहते हैं? तो बड़े दुख की बात है कि एक तो अपने जिगर का टुकड़ा किसी के हवाले करो और फिर ऊपर से हर एक चीज़ दे दो। ए भगवान, किसी के घर में बेटियां पैदा ना हों। करपाल सिंह ने कहा, इन जालिमों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। रूपवती झल्ला उठी, बोली, मगर कानूनी कार्रवाई करेगा कौन? रूपवती, तुमने सही कहा। आजकल के दौर में कत्ल करना बहुत आसान हो गया है। मुजरिम को चंद महीनों के बाद बरी कर दिया जाता है। करपाल सिंह और रूपवती के दरमियान चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। ना जाने दोनों किन ख्यालों में खो से गए थे कि अचानक रूपवती बोल उठी, हम दोनों की उम्रें ढल चुकी हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं और आँखों की बीनाई में भी काफ़ी
कमी आ गई है। ब्लड प्रेशर का हम दोनों पे गलबा है। 5 बेटियां सर पर सवार हैं, जिनमें से 3 शादी के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। आपने इनके बारे में क्या सोचा है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। करपाल सिंह ने धीमे लहजे में जवाब दिया, रूपवती, परमेश्वर सब अच्छा ही करेगा, तुम्हारे परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया।